मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में आपको हम सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे थे, प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? प्रबंध के सिद्धांत में हमने पढ़ लिया था वैज्ञानिक प्रबंध का क्या अर्थ है, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं एवं लक्ष्य है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध की क्या तकनीक है। क्या पढ़ेंगे? वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक। आज हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक। वैज्ञानिक प्रबंध की क्या क्या तकनीकें हैं? सबसे पहली जो तकनीक है वैज्ञानिक प्रबंध की वो है कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन। कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन। इसको समझ लेते हैं। कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत एक संस्था में संपन्न की जाने वाली सभी गतिविधियों का गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जितने भी कार्य हैं उनका वैज्ञानिक तरीके से उनका गहन अध्ययन किया जाता है ताकि न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इसके लिए वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले कर लिया जाता है। हमें कितना काम करना है, कितने समय में करना है और कितने लोगों के द्वारा कराना है, इन सब का अध्ययन कर लिया जाता है ताकि उसमें कितना खर्च हो, कितना समय लगे, ये सारा चीज़ हमें पहले ही पता चल जाए। सेकेंड नंबर में हम आते हैं समय अध्ययन। अब ये समय अध्ययन क्या है? समय अध्ययन इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि सामान्य योग्यता एवं सामान्य बुद्धि, सामान्य योग्यता एवं सामान्य बुद्धि वाले सामान्य व्यक्ति को किसी कार्य को सामान्य रूप से संपन्न करने में कितना समय लगता है, इसी के आधार पर किसी कार्य को करने का प्रमाणित समय ज्ञात किया जाता है। इस प्रमाणित समय के अंदर प्रत्येक श्रमिक को उक्त कार्य को पूरा करना पड़ता है। देखिए, समय अध्ययन क्या है? अगर हम सिंपल वर्ड में इसे समझें तो इसमें ये देखा जाता है कि जो लोगों को हम काम पे लगा रहे हैं, जितने मजदूरों को हम काम पे लगा रहे हैं, वो किस तेजी से काम कर सकते हैं, उनके पास कितनी ताकत है, वो कितने घंटे काम को दे सकते हैं। और इसी तरह ये तय किया जाता है कि हमारे पास जो टारगेट है, मान लीजिए हमें 1000 पेन बनाने का टारगेट है, 1000 पेन बनाने का टारगेट है, तो अब इस टारगेट को, इस पेन को हम कितने दिनों में पूरे कर सकते हैं अपने मजदूरों के साथ। तो अपने मजदूरों के सेहत, अपने मजदूरों की कार्य कुशलता को देखकर ये तय किया जाता है कि कितने दिन में हम कितना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है गति अध्ययन। गति अध्ययन। अब गति अध्ययन के अंतर्गत क्या आता है? गति अध्ययन वह विज्ञान है जिसके द्वारा अनावश्यक, अनिर्देशित तथा अकुशल गति से होने वाली क्षति को रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कार्य कर रहा है, कोई मजदूर कार्य कर रहा है, उसको कोई टारगेट नहीं है कि आपको कितने टाइम में कितना कार्य करना है। मान लो वो नहीं रुका, फिर भी वो काम कर रहा है पर अनावश्यक ढंग से काम कर रहा है, उसे जितने कार्य की आवश्यकता थी वो उससे ज़्यादा समय कार्य में लगा रहा है, तो उसे रोकने के लिए गति का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि देखो, एक व्यक्ति, मान लो एक मिस्त्री ईंट उठाने में, एक स्थिर मिस्त्री ईंट उठाने में 18 बार हरकत करता है। ठीक है, 18 बार हरकत करता है। तो एक वैज्ञानिक थे गिलबेर्ट, जिन्होंने इसी कार्य को सुधार कर 5 हरकतों में ईंट उठाने का कार्य किया। देखिए, हम जितनी बार हरकत करते हैं, हमारे मजदूर जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा हरकत करते हैं, उन्हें उतनी अधिक थकान होती जाती है। तो जो वैज्ञानिक है वो ये शोध करते हैं कि कम समय में अधिक कार्य कैसे लिया जा सके ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा काम भी ना करना पड़े, या जो काम को वो 18 बार में कर रहे हैं उसे वो 5 बार में संपन्न कर रहे हैं। सोचिए तो कितना एक्टिविटी उनके बदन का बचा जिससे वो दूसरा कार्य कर सके, उनमें थकावट कम हो। तो इस तरह से गति का अध्ययन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे मजदूर कितने समय में कितना कार्य करेंगे। लेकिन देख लीजिए, वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक बहुत अच्छी है। वैज्ञानिक प्रबंध हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक, इसमें अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े सब यही पढ़े
पढ़े कि जब हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक यूज़ करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। लेकिन हर एक प्रबंध या हर एक बिजनेस में कुछ नुकसान या कुछ ऐसा चीज़ होता है जो सबके पास सब में लागू नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के क्या दोष हैं। अभी तक तो हम लोग इसके लाभ देख रहे थे कि इसमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, इससे क्या क्या दोष है। वैज्ञानिक प्रबंध के दोष, ठीक है। अब हम लोग को देखना है वैज्ञानिक प्रबंध के क्या क्या दोष है। मतलब वैज्ञानिक प्रबंध लगाने से भी हमेशा हमें लाभ नहीं होता, बहुत बार हमें हानियां भी होती है, बहुत सारी परेशानियां भी होती है। तो जिस व्यू से हमने देखा कि इसमें बहुत सारे लाभ है, वही व्यू से अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ कुछ दोष भी हैं। जैसे पहला दोष तो ये है कि श्रमिक लोग इसका विरोध करते हैं। श्रमिकों द्वारा विरोध, जो कि ये वैज्ञानिक तरीकों से कराया जाता है, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक तरीकों से कराया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से कराया जाता है, तो श्रमिकों को कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें कहा जाए तो उन्हें टॉर्चर भी किया जाता है, इसीलिए वो वैज्ञानिक प्रबंध के खिलाफ हो जाते हैं, उनके विरोध में हो जाते हैं। दूसरा, कभी कभी तो ऐसा होता है जो निर्माता होते हैं, निर्माताओं अथवा उत्पादकों द्वारा विरोध। कभी ऐसा होता है कि निर्माता और उत्पादकों द्वारा भी इसमें विरोध हो जाता है। क्यों विरोध होता है आपको मैं भी समझा देती हूँ। निर्माताओं और उत्पादकों में इसका क्यों विरोध होता है, क्योंकि इसमें पता है ये बहुत अधिक खर्चीली पद्धति होती है। ये वैज्ञानिक प्रबंध जो होता है वो बहुत अधिक खर्चीली पद्धति होती है। इसमें बड़ी बड़ी मशीनें लाई जाती है, लोगों को कम रखा जाता है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीनों द्वारा कराया जाता है। जिससे क्या होता है, निर्माताओं की स्वतंत्रता पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। वो पूरी तरह से विशेषज्ञों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं, ठीक है। निर्माता और उत्पादकों सारा चीज़ इनका है, लेकिन ये भी विशेषज्ञों की हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। इन्हें भी वही करना पड़ता है जो विशेषज्ञ कहते हैं। पहला तो ये बहुत खर्चीला होता है क्योंकि इसमें मशीनों द्वारा अधिक कार्य लिया जाता है और श्रमिकों द्वारा कम कार्य लिया जाता है। और दूसरा हो जाता है कि ये अपने मन से कुछ काम ही नहीं कर सकते हो, निर्माता और उत्पादक भी अपने मन से कुछ काम नहीं कर सकते। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि निर्माता और उत्पादक ही इसका विरोध कर देते हैं। और तीसरा चीज़ है, इसमें अन्य दोष हैं। अन्य दोष में हम देखेंगे कि क्या क्या दोष है। सबसे पहला दोष तो ये है, चूंकि ये बहुत अधिक खर्चीला होता है, ये वैज्ञानिक ढंग से होता है तो बहुत अधिक खर्चीला होता है, तो इसमें कोई भी छोटा औद्योगिक इकाई जो होता है वो वैज्ञानिक प्रबंध अपनी कंपनी में नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये उसके लिए अनुपयुक्त होता है। वो जितने पैसे मशीनों में लगाएगा, वैज्ञानिकों में लगाएगा, विशेषज्ञों में लगाएगा, उतने पैसे में वो श्रमिक के द्वारा अपना कार्य करा लेगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा वर्तमान व्यवस्था का भंग हो जाना। अगर आप वैज्ञानिक प्रबंध अपने बिजनेस में लाते हैं तो आपका जो बिजनेस चल रहा है उस वक्त तक का जो कार्य हो चुका है उसे ख़त्म कर दिया जाता है और नई सिरे से कार्य कराया जाता है। और तीसरा है विशाल पूंजी की आवश्यकता। चूँकि मैं कई बार बता रही हूँ आप लोगों की वैज्ञानिक प्रबंध में बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा कार्य किया जाता है, वैज्ञानिक तरीकों से कार्य किया जाता है, तो इसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की भी आवश्यकता होती है और ये पूंजी सबके पास नहीं होती, इसलिए सब वैज्ञानिक प्रबंध को मतलब प्रेफरेंस नहीं दे पाते। तो ये तीन इसके बहुत बड़े दोष हैं जिनके वजह से बहुत लोग इसे प्रेफरेंस नहीं देते, अपने बिजनेस में यूज़ नहीं करते। ये चैप्टर आज फिनिश हो गया। मैंने इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपको लिखवा दिए हैं। इसके बाद एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो आप खुद से लिख लें। वैज्ञानिक प्रबंध की एक पद्धति के रूप में सरलीकरण का क्या अर्थ है? फिर से बोल रही हूँ, वैज्ञानिक प्रबंध की एक पद्धति के रूप में सरलीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा, इसका अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों के लिए प्रमाप निर्धारण करने वाली प्रक्रिया से है।
ठीक है। दूसरा है प्रबंध के सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। प्रबंध के सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, प्रबंधकों को क्या कराते हैं, उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध किस प्रकार के संगठन के लिए उपयोगी होता है। आप वैज्ञानिक प्रबंध को हर तरह के बिजनेस में तो नहीं लागू कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा वैज्ञानिक प्रबंध किस प्रकार के संगठन के लिए उपयोगी होते हैं। तो यह केवल बड़ी संस्थाओं के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि छोटी संस्थाओं के लिए ये उपयोग नहीं होता। नेक्स्ट है, क्या प्रबंध के सिद्धांत दृढ़ होते हैं। तो इसका आंसर है, क्या प्रबंध के सिद्धांत दृढ़ होते हैं, दृढ़ है ना, जिन्हें हिलाया ना जा सके, दृढ़ होते हैं। तो उसका आंसर है नहीं, प्रबंध के सिद्धांत दृढ़ नहीं होते, वे संगठन के स्वरूप के अनुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन करा आपसे कि क्या प्रबंध के जो सिद्धांत सबके मतलब सबके बिजनेस में एक ही जैसा सिद्धांत बैठाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबके लिए जैसा बिजनेस है, जैसी ज़रूरत है, उस हिसाब से इसके सिद्धांतों को बदला जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, ऐसा क्यों। तो ये तो सही है, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक कहा जाता है क्योंकि ये सभी प्रकार के संगठनों में सभी स्तरों पर एवं किसी भी समय का प्रयोग करने के योग्य होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।